जिंदगी विद ऋचा में आज जो हमारे मेहमान हैं वो मिसाल हैं मेहनत करने, हिम्मत ना हारने, निस्वार्थ समाज सेवा करने और इंसानियत का धर्म निभाने की। दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल अजय ग्रेवाल, जो कभी यूपीएससी के इंटरव्यू तक पहुंचकर फेल हो गए थे, वो आज अपनी नौकरी के साथ साथ हर रात सर्दी हो या गर्मी सैकड़ों बच्चों को पढ़ाकर सरकारी नौकरियों के लिए तैयार कर रहे हैं, वो भी बिना एक पैसा लिए। वो कर रहे हैं सही मायने में विद्यादान। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जिंदगी विद ऋचा में। मैडम, आपका धन्यवाद। अजय जी, विद्यादान महादान हम सबको ये पता है, सबने सुना है, लेकिन आप इसको जी रहे हैं। आपकी एक ये मुहिम है जिसके तहत आप बहुत सारे बच्चों को पढ़ाते हैं और मुफ्त में पढ़ाते हैं और सरकारी नौकरियों के लिए इन सबको आप तैयार कर रहे हैं। लेकिन इस मुहिम की शुरुआत कब, क्यों और कैसे हुई? एक्चुअली मैडम, मेरा जो बैकग्राउंड था वो रेसलिंग से था। अच्छा। और मेरे पिताजी दिल्ली पुलिस में ही थे। 2009 में मैंने दिल्ली पुलिस ज्वाइन की। तब तक हमें ये नहीं पता था कि पढ़ाई में यूपीएससी वगैरह में करना क्या होता है। ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुई थी, क्योंकि एज क्राइटेरिया दिल्ली पुलिस में एज ए कांस्टेबल की यदि मैं बात करूँ तो 18 to 21, 18 से 21 ही होता है। उससे पहले ही आपने ज्वाइन करना ही होता है। तो आपने 2009 में किया? 2009 में 6 अप्रैल 2009 को जो है। और 2009 से 2012-13 तक जो है ये पता ही नहीं था कि करना क्या है। दिल्ली पुलिस में जाने के बाद ना तो कभी बेरोजगारी देखी, ना गरीबी देख पाए। हम सोचते थे कि यही जो कुछ है मिलना है यहीं से है। पर एक लाइफ में एक ऐसी इंसिडेंट होता है कि वो इंसिडेंट मैं आपको बताऊं कि मैं एज ए कांस्टेबल ड्यूटी पर था। सामने से एक व्यक्ति आता है, हमें ये नहीं पता था वो है कौन। वो सिविल ड्रेस में थे और मैंने उनसे यही पूछ लिया कि सर आप कहाँ जाओगे। उन्होंने वो चीज़ ईगो पे ले ली। वो कहने लगे कि आपने हमें सैल्यूट नहीं लगाया, मैं सीनियर ऑफिसर हूँ आपका। जी, कहाँ पर तैनाती थी आपकी? ये मैं न्यू पुलिस लाइन किंग्सवे कैंप जो है। तो बैकग्राउंड इस तरह का रेसलिंग का था। कुछ बदतमीजी भी नहीं की थी, बस ये था कि सैल्यूट क्यों नहीं लगाया। और उन्होंने हमें जो है जड़ोदा ट्रेनिंग सेंटर में एक कोर्स के लिए भेज दिया कि इनको ना सिखाइए कि सैल्यूट कैसे लगाते हैं। अच्छा। हाँ, तो यहाँ आने के बाद यहाँ अंडर ट्रेनिंग दानिश ट्रेनिंग करते हैं। तो पता तो था कांस्टेबल का, पता था हेड कांस्टेबल का, पता सब इंस्पेक्टर का था। इससे ऊपर ये नहीं पता था कि इससे ऊपर भी दिल्ली पुलिस में कोई पोस्ट होती होगी। और आपकी क्या रैंक थी? मैं कांस्टेबल था। तो उस समय तक तो कुछ बताने वाला था ही नहीं, ना घर में ना परिवार में, यहाँ तक कि आसपास में गांव में रिश्तेदारी में कोई नहीं था कि ये बता पाए कि करें क्या। तो वहाँ यहाँ जब मैं देखता हूँ कि दानिश ट्रेनिंग कर रहे हैं तो मैं सोची ये कहाँ से आए हैं। अब हेड कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर तो पता था, अब दानिश जो भी मेरी जितनी एज की है, तो वो एज थी 2014 के आसपास की, जब जिस एज में बच्चे रैंक निकालते हैं यूपीएससी की जो है। और हमें पता ही नहीं था। तो हिम्मत सी करके मैंने उनसे पूछ लिया। मतलब आपको यूपीएससी नहीं पता था कि क्या होता है? ओह, बिल्कुल भी नहीं पता था। आईपीएस क्या होता है? अच्छा। क्योंकि ये जरूर पता था कि आईपीएस है, ऑफिसर है, पर वो बनते कैसे हैं ये नहीं पता था। तो उनसे मुलाकात हुई तो मैंने उनसे, बड़े हरियाणा का मैं हूँ बैकग्राउंड, मेरा रोहतक डिस्ट्रिक्ट था, खड़ी बोली थी। हिंदी तो इंग्लिश तो छोड़िए, हिंदी पे भी हाथ टाइट था। तो जो भी करके छोटा मोटा मैंने उनसे पूछा कि आप ये बताइए आप आए कहाँ से हो, कैसे आपने तैयारी करी। उन्होंने थोड़ा सा मजाक भी बनाया, क्योंकि उनकी जो शुरुआत रही होगी वो यूपीएससी की थी और हमारी आसपास में भी कहीं नहीं थी। तो वो उन्होंने बताया कि देखिए यूपीएससी होती है और एनसीईआरटी पढ़नी पड़ती है। तो वहाँ से एनसीईआरटी का नाम सुन के हमने पढ़ाई स्टार्ट करी। उन्होंने किसी का एक नंबर भी दिया था, मेरे को याद है आज भी, अतुल भारती नाम था उनका। और आप यकीन करना कि एक व्यक्ति से मैं कुछ समय के लिए मिलने के लिए जीटीबी नगर गेट नंबर 2 बत्रा के लिए, वहाँ ना ऑटो मिलते हैं वहाँ से जो है, तब मैंने वहाँ उनका वेट किया 3 घंटे। AK-47 मेरे साथ थी, कारण था मैं ऑन ड्यूटी था और उन्होंने मेरे को 3 सेकंड का समय दिया था उस दौर में। कौन व्यक्ति थे ये कोई एक अतुल भारती हुआ करते थे। तो मैंने उनसे पूछा सर आपने तैयारी कैसे करनी है। तो उन्होंने भी वही, देखिए हमारी कल क्लास का समय हो चुका है, बिहार से थे, तो आप एक काम करिए एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। अब एनसीईआरटी तो मेरे को यहाँ पर भी बता दिया था किसी ने, अब पढ़ना क्या है ये नहीं बताया किसी ने। तो उस दिन थोड़ा सा दिमाग खराब हुआ, ड्यूटी ऑफ करी और ड्यूटी ऑफ करने के बाद जो असला मिलता है, असला बोलते हैं हम राइफल वगैरह को, जमा कराने के बाद मैं मुखर्जी नगर पहुंचता हूँ
और वहाँ जाकर देखता हूँ तो वहाँ तो मंडी है, मार्केट है पढ़ाई की जो है। और मैंने वहाँ जाके पूछा कि भैया NCERT दे दीजिए, तो वहाँ फोटोकॉपी बिकती है आज भी। उन लोगों ने एक यक्स पर्सन और मेरे सामने रख दिया, ओल्ड दूँ या न्यू दूँ। अब मुझे ये भी नहीं पता था कि ओल्ड कुछ पढ़ना है या न्यू कुछ पढ़ना है, क्योंकि बताने वाला कोई नहीं है। तो मैं बोला कि सारी की सारी दे दीजिए, जो भी है जैसी भी है। और एक ऐसी बिना, वो कहते हैं ना कि जिस रास्ते का मंजिल का पता नहीं, बस ये पता है कि करना है यहीं से गुजरेगा। और वहाँ मेरे को याद है कि मैं एक बुक लेके जाता यहाँ घर से जो है, जब भी मेरे को समय मिलता है मैं उसको खोल लेता। और उसी दौरान मेरी मुलाकात होती है IPS मोनिका भारद्वाज के पिताजी श्री देवीदत्त भारद्वाज जो है, वो DCP हैं, दिल्ली में DCP रही हैं। नहीं, अकाउंटेंट हुआ करते थे वो। नहीं, मोनिका भारद्वाज IPS थी। और वो हमारे पास आते हैं। वो कहाँ अकाउंटेंट थे? वो हमारे न्यू पुलिस लाइन, वो मतलब पुलिस लाइन में ही, दिल्ली पुलिस में ही अकाउंटेंट थे, फर्स्ट बटालियन जो है। वो मेरे से कहते कि क्योंकि मेरा वेट भी ऐसा था कि आज तो मैं कंघी करके बैठा हूँ, उस समय पर कंघी भी नहीं आती थी करनी जो है। मैं आपको फोटो दिखाऊंगा कि मेरे सीधे बाल थे। और मेरे से कहते कि पहलवान क्या कर रहा है अभी। तो मेरे को ये नहीं पता था कि उनके पिताजी। मैंने रैंडमली बोल दिया कि सर IAS की तैयारी। अब देखिए IAS नहीं बोला वहाँ पे भी, IAS बोला क्योंकि नहीं पता था ना। तो बोले कि कभी कोचिंग करी है आपने? मैं बोला नहीं सर। मतलब वो शख्स थे जो मेरे को मुखर्जी नगर लेके गए एक संस्था में, जहाँ से मोनिका ने कोचिंग करी थी। और 1,48,000 रुपये फीस थी उस समय पे। 48,000 मैंने सबमिट कराई थी, बाकी उन लोगों ने मेरी मदद की थी। अच्छा। हाँ, आज वो इंसान सुन नहीं रहे, पर मैं फिर भी कह रहा हूँ कि जिन्होंने मेरी कई साल पहले जो हेल्प की थी, तो हम उनको भूल नहीं सकते। वहाँ से शुरुआत करी और एज के उस पड़ाव में थी, मजबूरी थी कि अटैम्प्ट लेना मेरी। और मैं 2015 में मैंने पहला अटैम्प्ट लिया। मेरा प्री भी क्लियर नहीं हो पाया क्योंकि तैयारी थी नहीं, ड्यूटी भी करना है। और आप उस चीज़ को समझोगे कि 2 बजे तक तो ड्यूटी होती दोपहर में, 3 से 6 क्लास होती मुखर्जी नगर में, और बीच में गैप होने के बाद 7 से 9:30 बजे तक फिर क्लास होती। और वहाँ से यहाँ बाइक पे अप डाउन, सर्दियों में भी कुछ समझ नहीं आ पाया कि करना क्या है। बस ये था कि करना है, करना कैसे ये नहीं पता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। 2016 प्रीलिम्स क्लियर हुआ, मेरा सेकंड अटैम्प्ट था। मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया, मेंस क्लियर हो गया, और उसके बाद इंटरव्यू तक भी गई, पर फाइनली सिलेक्शन नहीं हो पाया। और 2016 में मैंने बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया था। एक लड़का था। बच्चों को पढ़ाना क्यों? अच्छा चलिए, ये भी आपसे पूछेंगे, उससे पहले आपको कुछ सुनवाती हूँ मैं। अजय मुझे 2013 में जब मेरी पोस्टिंग फर्स्ट बटालियन में थी तब मिला था। वो बहुत ही खुश रहने वाला लड़का है, बहुत मेहनती है, डेडिकेटेड है, दूसरों की मदद करने वाला है। जब भी मिलता था मुझे यही कहता था, सर मैं आपसे बहुत इंस्पायर हुआ हूँ, और सर मुझे भी आगे बढ़ने के लिए आप जैसे लोगों की मदद है चाहिए। अजय जैसे बच्चों की इस टाइम समाज को बहुत ज़रूरत है। और मैं कहूँगा कि भाई अजय, बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, लोगों की मदद करो। अरे मैडम, यही वो भगवान तुल्य इंसान है जिन्होंने हमें इस मोड़ तक पहुंचा दिया। हाँ बिल्कुल। और ये तो मेरे लिए सरप्राइज था। नहीं तो अब एक बात बताइए, तो 16 में आप मेंस तक आपने क्लियर किया, इंटरव्यू तक पहुंचे, लेकिन आपका सिलेक्शन फिर नहीं हुआ। और उसके बाद उस समय की निराशा, वो टाइम याद करके बताइए कैसा था? निराशा बहुत थी, परंतु उसके साथ साथ ना कुछ होप भी थी। होप क्या थी कि एक प्लस पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जब आपको किसी चीज़ के बारे में आपके परिवार को इतनी नॉलेज नहीं होती तो उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। और प्लस पॉइंट ये है कि परिवार की तरफ से कोई नैतिक दबाव नहीं था, कि मेरे पिताजी को पता ही नहीं था कि UPSC का रिजल्ट आने के 4 दिन बाद पूछते हैं कि भैया रिजल्ट आया है। तो एक वो प्रेशर होता है ना जो दिमाग में, वो नहीं था। और वो आपका क्या लास्ट अटेम्प्ट था? नहीं, उसके बाद तो जर्नी है, 5-6 अटेम्प्ट मैंने लिए। 2016 मेरा एक साथी सोमवीर दैया था, और वो कहने लगा कि मेरा भतीजा है, तू पढ़ता है, इसको भी साथ बैठा लेना। तो जैसे पढ़ाई होती तो वो भी आना स्टार्ट कर देते। उस बच्चे का सिलेक्शन आता है और वो दिल्ली पुलिस ज्वाइन करता है। अब 2016 से पूरा दिन जो थके हार कर जो मैं आता, तो पूरा दिन ड्यूटी होती और शाम को बच्चों से मुलाकात। अब 1 से बच्चे 10 हो चुके थे क्योंकि उसका सिलेक्शन आया। अब सबसे बड़ी समस्या मैडम क्या है कि इंसान तब थकता है जब उसको कोई सुनने वाला नहीं होता।
क्योंकि हर कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं कुछ भी करूं पर मेरे को सुनने वाला होना चाहिए। और मेरे पास थे मेरे स्टूडेंट, मैं पूरे दिन की जो भी अच्छी होती, बुरी होती, XYZ कुछ भी होता तो मैं उनके साथ शेयर कर लेता और एक मेंटली जो है वो स्ट्रेस गायब हो जाता। अब वहाँ से कारवां चलता है, 2017 में भी दिया, अटेम्प्ट आता है और मैं पीटी में फेल हो जाता हूँ। 18 का दिया, प्रीलिम्स क्लियर किया तो मेंस में फेल हो गई और ऐसे ऐसे अगला अटेम्प्ट आता गया। अब एक बार और इंटरव्यू तक पहुँचते हैं परंतु फाइनली सिलेक्शन जो है वो 3 नंबर से मिस कर देता। यूपीएससी का जो है। उसके बाद 2020 फाइनल, और रियलिटी बात ये थी कि लास्ट अटेम्प्ट था और मेरी सबसे बड़ी गलती जीवन की ये रही कि मैंने अपना ऑप्शनल आखिरी अटेम्प्ट में चेंज कर लिया, क्योंकि मेरा मीडियम हिंदी था और हिंदी मीडियम का रिजल्ट आता नहीं है। तो सर है विकास दिव्यकीर्ति सर, वो बोले कि आप एक काम करिए हिंदी साहित्य को ले लीजिए। जो है हिंदी साहित्य लिया तो मैं कोई झिझक नहीं है बताने में कि रियलिटी है कि जब तक बूढ़ी काकी पढ़ी, समानांतर कहानियाँ पढ़ी तो समझ में आया, परंतु जब कबीर पढ़ा और रसखान पढ़ा तो वो बिल्कुल समझ में नहीं आ पाया और मैं वहाँ से दौड़ से बाहर हो जाता हूँ। तो एक जर्नी 2015 से 2020 तक कुछ लेके भी आई और रियलिटी आपको मैं बताऊँ कि मेरे स्टूडेंट्स कुछ यहाँ पे भी हैं मेरे साथ। जब मेरा इंटरव्यू था तो वो यूपीएससी भवन गए थे और आप यकीन करना कि 20 से 22 बच्चे थे। दुनिया के साथ तो किसी के माता पिता आते, मेरे स्टूडेंट मेरे साथ 20-22 संख्या में गए थे और वो इतने खुश थे कि जैसे मैं बाहर निकल के आया तो उन्होंने दूर से इशारा किया, वो डिवाइडर है सांझा रोड पर, तो कैसा गया? तो मैंने कहा कि अच्छा गया, क्योंकि भीमसेन बसी साहब मेरे कमिश्नर थे दिल्ली पुलिस के, वो यूपीएससी के मेंबर थे। तो उन बच्चों ने वहीं जो डांस जो रोड के बीच में ही करना स्टार्ट किया और जिस पुलिस स्टेशन में पोस्टेड था पंजाबी बाग पुलिस स्टेशन, तो उन लोगों ने भी बड़ा साथ दिया मेरा SHO थे राजीव भारद्वाज जी। वो इतना खुश थे कि पूरा 48 मिठाइयों के डिब्बे उन्होंने बंटवाने के लिए रख रखे थे और वो मेरे लिए बड़ा इमोशनल डे था कि मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था। उन्होंने मेरे पास कॉल किया कि रिजल्ट क्या है, और सच्चाई थी कि मेरे जो अंगूठे थे वो फ़ोन की स्क्रीन पर चल नहीं रहे थे क्योंकि मेरा रोल नंबर वहाँ पे था नहीं और वो बताना बड़ा मुश्किल काम था। तो ये तो एक जर्नी थी, डेस्टिनेशन फाइनल नहीं पहुँच पाई, पर इन बच्चों के साथ मिलके चलते गए और मेरा सौभाग्य है कि आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। तो जब आप खुद की तैयारी कर रहे थे उसी दौरान आपने एक बच्चे से शुरुआत हुई, फिर वो धीरे धीरे बढ़ते गए, आपने बच्चों को साथ में तैयारी करानी शुरू कर दी। और यूपीएससी की या मतलब बाकी किसी भी सरकारी उसके इम्तिहान की? एक्चुअली मैडम क्या है कि जो हमारा मिडिल और लोअर मिडिल क्लास है ना, हम यूपीएससी में एक बात सुनते थे कि प्लान ए के साथ साथ ना प्लान बी का होना जरूरी है। पर मैं थोड़ा सा उल्टा कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि हम मिडिल क्लास वाले बच्चों के पास हमें मजबूरी बस पहले प्लान बी रेडी करना पड़ता है। रीजन है कि बेगर्स कैन नॉट बी चूजर। अब वो बच्चे, हम उन बच्चों को पढ़ाते हैं जो जिनका है नहीं बैकग्राउंड जो है, और आज ये बच्चे जो बैठे हैं, हम कभी किसी को ये नहीं बोलते कि आप CGL की तैयारी करो या CHSL की करो। हम कहते हैं भैया सब्जेक्ट है 4, मैथ्स है, रीजनिंग है, GS है और इंग्लिश है। आप इन 4 सब्जेक्ट्स की तैयारी करो। ये 4 सब्जेक्ट्स ही गवर्नमेंट जॉब में हर जगह छोड़कर यूपीएससी को हर जगह ही काम आते हैं। इनकी संख्या कम या ज्यादा कर लेते हैं। CGL में है, इंग्लिश का पोर्शन ज्यादा रख दिया। CGL क्या हुआ? कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल जो है, इसमें इनकम टैक्स इंस्पेक्टर्स वगैरह जाते हैं। ठीक है, वो थोड़ा समझाते चलिए हमको। जी। और जैसे CAPF है जिसमें सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड पैरामिलिट्री फोर्सेज है, उसमें इंग्लिश का पोर्शन ज़्यादा है। कॉन्स्टेबल्स है दिल्ली पुलिस जो है, उसमें इंग्लिश आती ही नहीं है बिल्कुल भी। तो सब्जेक्ट 4 है, छोड़कर टीचर्स को जो है, टीचर्स में चाइल्ड साइकोलॉजी वगैरह है, ये अलग चीज़ें हैं। तो हम इनको सिर्फ और सिर्फ ये 4 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। ठीक, हम कहते हैं कि जो भी हो आप ट्राई करो। और गाइडेंस कितनी ज़रूरी है, क्योंकि कई बार बच्चों को पता ही नहीं होता किस एग्जाम में बैठना है, कहाँ अप्लाई करना है, वो सब भी आप लोग करते हैं, गाइड करना? जी मैम, एक्चुअली मार्गदर्शन की भूमिका तो सबसे अहम है। जैसे महाभारत की लड़ाई में कर्ण जो था अर्जुन से बड़ा योद्धा था, परंतु सारथी की भूमिका अलग है। उनके सारथी श्री कृष्ण जी थे। सही बात। और यदि आप विदाउट मार्गदर्शन तैयारी करते रहोगे तो ये पता ही नहीं होगा, क्योंकि यूपीएससी और स्टेट PCS वगैरह में ये जरूरी नहीं है कि आप पढ़ क्या रहे हो, जरूरी ये भी है आपने छोड़ना क्या है, क्योंकि हर चीज़ तो पढ़ने की है ही नहीं।
आप इतनी मोटी किताब लेकर बैठोगे, सारी चीज़ नहीं पढ़नी है। यूपीएससी के बारे में कहते हैं कि ये हमारा पर्सनल, यदि मैं कहूँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस था। अगर यूपीएससी कहती है कि आप किसी चीज़ में महारत हासिल मत कीजिए, सबके बारे में पता होना चाहिए, सबके बारे में पता होना चाहिए। तो 2015 में आपने खुद यूपीएससी की तैयारी शुरू की, 2016 में आपने साथ में एक बच्चे को पढ़ाना भी शुरू किया, और 2020 में आपका आखिरी अटेम्प्ट था, जिसके बाद आप यूपीएससी नहीं दे पाए, दे नहीं सकते थे। तो 16, 17, 18 वो 4-5 साल आप साथ साथ बच्चों को पढ़ाते रहे। तो 2020 तक वो बच्चों की संख्या कितनी हो गई? 2020 आते आते मैडम वो संख्या लगभग जो है 700 प्लस हो चुकी थी, क्योंकि एक बच्चे से शुरुआत की, और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात ये थी कि रिजल्ट आता रहा, बच्चों में सिलेक्ट होते रहे, और वो सिलेक्शन जो है दूसरे बच्चों को मोटिवेट करते रहे जो है। लेकिन कभी ये नहीं लगता था अजय जी कि भाई मैं इन बच्चों को पढ़ाने में जो समय खर्च कर रहा हूँ वो मैं अपनी तैयारी करूँ तो मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा, नहीं मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है इनको पढ़ाने में? आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और हम यूपीएससी में देखते भी यही है, जो तैयारी करते हैं वो एकदम फोकस हो के करते हैं। आप यकीन करिए, जो मेरी शुरुआत थी वो मैं पुलिस की नौकरी करते करते ये काम स्टार्ट किया था, और पुलिस की नौकरी में आपके लिए सदा अच्छा रहे ऐसा होगा नहीं। ऐसी भी थी कि गेट पर ड्यूटी है, ट्रैफिक आने जाने लग रहा है, साथ में मैं कभी, आपको एक और बात, मैं कभी लाइब्रेरी में नहीं पढ़ पाया, क्योंकि मेरी शुरुआत रोड पर थी। बस में बैठ जाता तो ये सोचता कि यार अभी 1.5 घंटे का सफ़र, कुछ तो होगा। और जब इन बच्चों के साथ हमने शुरुआत की थी ना पढ़ने और पढ़ाने की, तो जो भी काम हुआ, इनको पढ़ाते पढ़ाते खुद का रिवीजन होता गया कि एक चीज़ इनको 20 बार बतानी है, तो खुद की तैयारी होती चली गई। क्योंकि एक बात है मैडम, हमने कहीं सुनी थी कि यदि आप स्टूडेंट बन के रहोगे तो एक लिमिट तक सीख पाओगे, और यदि आपने ट्रांसफ़र करना सीख लिया तो वो आपकी जीवन शैली का हिस्सा होगी। क्या बात। तो कभी ये स्वार्थ मन में नहीं आया कि मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूं, बच्चों को ना पढ़ाऊं? नहीं, ये मेरा आखिरी अटेम्प्ट था 2020, और मेरा जो एग्ज़ाम था उस समय पे भी दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम था इन बच्चों का, मेरे मेंस थे, और मैं जब भी मेरे बीच में जो गैप आता तो इनके साथ में बैठता था पूरी रात जो है। ये कई बार कहते कि भैया आपके मेंस है, तो मैं हमेशा इनको एक बात कह के थोड़ा सा शांत करता कि मेरे पास यदि नौकरी आएगी तो एक आएगी, और आप लोग नौकरी लेके आओगे तो बहुत सारी आएंगी जो है। अच्छा, ये सोच कैसे आई कि भाई मैं गरीब बच्चों को फ्री में ही पढ़ाऊंगा? क्योंकि आजकल तो आप देख रहे हैं कोचिंग तो कितना बड़ा बिजनेस है। जी बिल्कुल। आप भी कर सकते थे वो काम कि चलो सिलेक्ट नहीं हुआ लेकिन पैसे तो कमा सकते थे बहुत। एक्चुअली मैडम, अभी आपको बताया कि देवी दत्त जी ने जो मेरी मदद की थी, और यदि मैं पैसे की बात करूं तो पैसे से वो संतुष्टि नहीं मिलती। आप यकीन करिए कि जब बच्चे का सिलेक्शन होता है, अब उनकी जो माँ है, उनके जो पिताजी हैं, उनके चेहरे पर जो चमक आती है, और जिस नज़र से वो मुझको देखते हैं ना, तो शायद मैं पैसा लेता तो वो नहीं मिल पाती। और वो मेरे को ना सर नहीं बोलते, बच्चे जो है भाई ही बोलते हैं, घर परिवार से लेकर हर चीज़ मेरे से बातचीत करते हैं। तो सबसे बड़ी बात, यदि पैसा कब तक कमाते, पैसे की लाइन बहुत लंबी है, एक है, दो है, वो उससे ज़्यादा पैसे वाला, वो उससे ज़्यादा, और दूसरी तरफ का है वो लाइन छोटी है, अगर जो मानवता की तरफ है। और आज अच्छा ये लगता है कि ये बच्चे वो बच्चे हो गए धीरे धीरे, अगर जब भी हमारे एरिया में किसी को भी ब्लड की, खून की ज़रूरत होती है तो हमसे टाई अप करता है, और ये बच्चे ब्लड भी डोनेट करते हैं। यहाँ तक पीजीआई बहुत बड़ा है रोहतक में, वहाँ पर एक बार अभी पीछे कुछ समय पहले ना खून की कमी थी, तो हमसे टाई अप किया गया, तो ये बच्चे सारे गए वहाँ पर देने के लिए। पैसे से वो नहीं होता ना, अब ये सबसे बड़ी बात है। और मैं सुना आपने बच्चों से पेड़ भी लगवाते हैं सबको? हाँ बिल्कुल मैडम। एक्चुअली क्या है कि पर्यावरण की तरफ हम थोड़ा सा ये था कि हमने एक थोड़ा सा ना बच्चों को फीस के रूप में हमने क्या बोल रखा है कि आप क्लास में तब बैठोगे जब पेड़ में पानी डाल के आओगे। अच्छा, और ये पेड़ कहाँ लगे हुए हैं? ये पेड़ हमारे आसपास में ही हैं। और जैसे कि इनको ना एक बात बताइए कि यदि आपने पेड़ जिंदा रख दिया ना, लगाना काम तो दुनिया लगा देगी, पालना भी तो है। यदि आपने अच्छे से उसको पाल दिया तो आप ये लगा ली, आपकी नौकरी पक्की है। इनको मैं ऐसा बोलता रहता हूँ, और ये उस चीज़ को समझ भी पा रहे हैं। आज बड़ है, पीपल है, नीम है, यही पेड़ हम ज़्यादा लगाते। अब ये बच्चे जो पेड़ लगाते हैं ना, तो हम इनको बोल दें कि आने वाली जनरेशन देखेगी कि मेरे दादाजी ने लगाया था, और आप पहचान बता पाओगे। तो ये चीज़ें भी साथ साथ चलती रहती है। तो यही पर्यावरण में लगे हुए हैं, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है। नहीं, सही बात है। अच्छा, तो 2016 से लेकर ये 2024 आ गया, 8 साल में आपके पढ़ाए हुए कितने स्टूडेंट सरकारी नौकरियों में जा चुके हैं? एक्चुअली मैडम, अभी जो ताज़ा रिजल्ट आया हमारा, जो लोगों के चर्चा का विषय बना,
719 बच्चे हमारे दिल्ली पुलिस में एक बैच में गए हैं अभी जो 4 मार्च और 8 मार्च और 1 जुलाई को दिल्ली पुलिस ट्रेनिंग सेंटर जड़ोदा, वजीराबाद एंड द्वारका गए। 719 बच्चे वो थे अगर जो फाइनेंशियली बिल्कुल जीरो हैं। कई तो ऐसे थे जिनके पूरे खानदान में पहली नौकरी थी और अभी वो ट्रेनिंग कर रहे हैं वहाँ वजीराबाद जो है। और ओवरऑल की बात करें तो 3000 प्लस हो चुके हैं जो गवर्नमेंट जॉब में लग चुके हैं अभी तक जो है। 3000 से ज्यादा? जी, अभी 2 दिन पहले रिजल्ट आया है हरियाणा में जो है और उसमें 23 कांस्टेबल जो है हरियाणा पुलिस में यहीं से गए हैं। कुछ बच्चों का ग्राम सचिव का हुआ है तो कुछ का पटवारी में भी है। तो जब धीरे धीरे ऐसे ही चला हुआ सारा का सारा और अच्छा लगता है कि पूरा दिन थक हार के आते हैं, फिर रात को उनके साथ वो पढ़ाई का काम करते हैं। मैं वही कहने वाली थी, आप पूरे दिन दिल्ली पुलिस की नौकरी करते हैं। अभी आप किस पद पर हैं? मैं हेड कांस्टेबल हूँ। हेड कांस्टेबल हैं, तो आसान नौकरी तो नहीं कर रहे हैं आप कि आराम से कहीं कुर्सी पे बैठे हुए हैं? नहीं, आसान तो है नहीं। मेरा काम डीपीए के अंदर है, दिल्ली पुलिस एकेडमी। वहाँ पर मैं साइबर क्राइम पढ़ाता हूँ जो कि आज के दौर में सबसे बड़ा क्राइम है, एंड सीसीटीएनएस जो है जहाँ पर पुलिस काम करती है। पूरा दिन 10 से 4 ट्रेनीज को पढ़ाना है जिसमें पीएसआई, सब इंस्पेक्टर्स वगैरह है, कांस्टेबल्स है एंड दानिप्स जो है। तो उनको पढ़ाना है, फिर वहाँ से यहाँ आना है और यहाँ हमारी क्लास स्टार्ट हो जाती 5 बजे। अच्छा। और 5 से 7 क्लास होने के बाद आके खाना मतलब कि अपने कपड़े चेंज किए और सुबह तक क्लास चलती है, सुबह 3 से 3:30 बजे तक जो है। अगली सुबह तक? हाँ जी। तो रात भर ये बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, तो आप सोते कब है अजय जी? ये एक्चुअली मैडम 10:15 साढ़े 10 बजे ये लोग डिनर के लिए जाते हैं जिसमें लड़कियां अपने घर चली जाती हैं। अच्छा। और क्योंकि सेफ्टी पर्पज है तो उसके बाद 11 सवा 11 बजे ये बच्चे फिर आते हैं, लड़के जितने हैं। जी। और उसके बाद 3 बजे तक हम क्लास 3 साढ़े 3 बजे तक क्लास कंटिन्यू करते हैं। सोने की जहाँ तक बात है तो 3 साढ़े 3 बजे के बाद ही सो पाते हैं और सुबह लेट थोड़ा सा उठते हैं कि 9 बजे के आसपास जो है। फिर ड्यूटी जाना है, 10 बजे ऑफिस पहुँचना है। तो ये शेड्यूल निरंतर है और कोई सैटरडे संडे नहीं होता, कोई फेस्टिवल नहीं होता। दिवाली पे भी ये बच्चे यहीं रहते हैं, ये अपने घर भी नहीं जाते हैं। अच्छा, थोड़ा इन बच्चों के बारे में बताइए, कहाँ से आते हैं, कितनी दूर से? कोई अगर 1-2 बच्चों की कोई स्टोरी आप हमारे साथ शेयर करना चाहें ताकि हमारे व्यूअर्स समझ सकें कि कितने संघर्षों में ये बच्चे पढ़ रहे हैं। इनका कुछ बच्चे हमारे आसपास के हैं, कुछ बच्चे 20 किलोमीटर दूर से हैं, कुछ ऐसे भी है जो पश्चिम बंगाल से जो रेंट पे रह रहे हैं यहाँ पे, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बिहार से भी हैं। और यहाँ जहाँ तक मैं समझता हूँ हमारे स्टूडेंट्स में जिनका मैं फ़ैन हूँ, एक लड़का है वो जितेंद्र है, 90% हैंडीकैप्ड है, दिमाग ओके है परंतु चलने में बहुत सारी प्रॉब्लम है, बोलने में प्रॉब्लम है। पर उसका जो डेडिकेशन है, पढ़ाई के प्रति रेगुलेशन है, जिस प्रकार से वो लगा रहता है कमाल है। एक लड़की है योगिता, पिताजी पैरालाइज है, माताजी सब्जी की रेहड़ी लगाती है। वो लड़की खुद भी मदद करती, घर का काम भी करना है और माताजी के साथ उस रेहड़ी पे बैठना भी है और तैयारी भी करनी है। यहाँ शाम लेट नाइट तक पढ़ती है। एक रीतू भी है, पिताजी उनके रेहड़ी लगाते, डेली वेजेस पर काम करते हैं और वो लड़की तो नेशनल की प्लेयर भी है बॉक्सिंग में, सॉरी वेट लिफ्टिंग में जो है। इस तरह के तकरीबन हर बच्चे का एक अलग अलग कहानी है और यही वो है जो मोटिवेट करता है मैडम इनको पढ़ाने के लिए जो है। जब ये सामने बैठते हैं ना और जब एज ए टीचर ट्रीट नहीं करते, एज ए भाई ट्रीट करते हैं कि भाई आज घर पे ये हो गया, भाई आज ये हुआ। क्योंकि हम जहाँ पर समझ पाए ना, मुखर्जी नगर या कहीं पे भी हम गए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि जो एक इमोशनल अटैचमेंट टीचर के साथ नहीं हो पाता। वो इतने सारे भर लिए और अभी जब ये हादसा हुआ एक कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला, तब ये ज़्यादा निकल कर आया कि कितना बच्चों से पैसे लिए जा रहे हैं और कितने बुरे हालातों में वो बच्चे रह रहे हैं। ये रियलिटी है मैडम कि मैं मुखर्जी नगर पुलिस स्टेशन में भी था, तब हमने देखी थी कि बच्चों को एक ऐसी अंधी दौड़ में भगा दिया कि आप रैंक 1 आओगे तो आपको थार गाड़ी मिलेगी, आपको बुलेट्स मिलेगी बुलेट चलाने के लिए। अब बेचारा जिनकी रैंक नहीं आई उसका क्या कसूर है, उसका तो मोरल डाउन हो गया ना। और ये तो वही बात है कि आप ओलंपिक में मेडल लेके आइए, हम आपको पैसे से लबालब कर देंगे। हम कह रहे हैं कि वो पैसा यदि पहले दे दिया जाए तो मेडल्स की संख्या बढ़ जाएगी। तो इन बच्चों को जैसे आपने कहा कोई पश्चिम बंगाल से भी है, कोई राजस्थान से, तो इनको आपके बारे में पता कैसे चलता है? ये हमने पिछले साल जो है एक यूट्यूब चैनल वैसे ही बना लिया, विद्यादान महादान के नाम से ना? विद्यादान महादान के नाम से, क्योंकि पहले ना हम ऑफलाइन पढ़ाते थे।
अब संसाधन सीमित है क्योंकि एक सैलरी में तो इतना ही हो पाएगा। हम पीछे सिर्फ फ़ोन रख देते हैं, क्लास चलती रहती है फ़ोन रख देंगे, तो बच्चे जुड़ते गए, उन्होंने हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगने लग गया, तो रूम लेके रह रहे हैं यहाँ पर वो। अच्छा, तो आप क्या ऐसे YouTube पर लाइव करते रहते हैं हाँ, अपनी क्लास को? हम लाइव ही चलाते हैं क्योंकि मैंने कहा कि संसाधन इतने नहीं है कि हम उसको कट करेंगे, पेस्ट करेंगे, हमें जो बोलना है वो लाइव में ही चलेगा। और हम तो अभी भी यही बात कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ अच्छे से मार्गदर्शन बढ़िया हो, सिलेक्शन बनता है। क्या बात है, चलिए आपको कुछ सुनवाते हैं। और मैं कीर्ति गरेवाल हरियाणा पुलिस में एज अ कांस्टेबल सिलेक्ट हुई हूँ। मैं भाई की गाइडेंस में ही पढ़कर इस मुकाम तक पहुंची और आशा करती हूँ कि भाई की गाइडेंस में रहकर ही आगे सिविल सर्विसेज की ओर भी रुझान करूँ और उनके सपने को भी पूरा करूँ, क्योंकि वो IAS बनना चाहते थे लेकिन उनका सपना पूरा नहीं हो सका। तो चाहती हूँ कि मैं उनका सपना पूरा करूँ और अजय भाई की गाइडेंस में रह के ना जाने कितने ही बच्चों ने अपने सपनों को पंख दिए हैं। और है भी जी। जैन साथियों, मेरा नाम संजय लाउत है। मैं SSB में एज ए सब इंस्पेक्टर कार्यरत हूँ। अभी मेरी पोस्टिंग यूपी बॉर्डर पे है। मैं अजय भाई से पढ़ता था और उनके मार्गदर्शन में मैंने CPO का एग्ज़ाम क्लियर किया, CGL का क्लियर किया, दिल्ली पुलिस ड्राइवर का, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का, दिल्ली पुलिस सिपाही का, हरियाणा सिपाही का। और अजय भाई बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और वो बिल्कुल मतलब क्या करते हैं, निस्वार्थ भाव से बच्चों की सेवा करते हैं। एक और कमाल है। नमस्कार भाई सभी को, मेरा नाम अजय मुदगल। मैं SSC स्टेनोग्राफर 2022 की वैकेंसी से सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में बेंगलोर बेंच में पोस्टेड हूँ और इस पोस्ट से पहले मैं अन्य बहुत सारे एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुका हूँ, जिसमें चंडीगढ़ पुलिस, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन क्लर्क और हरियाणा पुलिस और अन्य बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, जिसमें ESIC UDC, ESIC स्टेनोग्राफर, ESIC MTS वगैरह हैं। और इन सभी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन मैंने 2021 से अजय भाई के फ्री कोचिंग इंस्टीट्यूट पर शुरू की थी और इनकी मेहनत का ये नतीजा है कि आज मैं इस जगह पोस्टेड हूँ और अपनी मनचाही पोस्ट पर अभी कार्यरत हूँ। ये तो बड़ा सरप्राइज आप लोगों ने दिया। और इनके बारे में बताऊं मैं आपको एक लाइन जो है, ये लड़का रेहड़ी लगाने पे मजबूर हो चुका था। रेहड़ी से मतलब कि रेहड़ी लगाता था और ये स्थिति आ चुकी थी। इनके जो मामा जी हमारे पास साथ में ड्यूटी थी, तो इनके पिताजी ने बोला कि बेटा कुछ भी कर, मेरा इतना नहीं है कि मैं आपको कुछ करा पाऊँ जो है। और इनकी माता जी के पास मैं गया था, मेरे को याद है इनके मामा जी का नाम कृष्ण था। तो मैंने कहा कि बहन वो नाम का कृष्ण है और मैं वैसा कृष्ण लगा लीजिए, 1 साल के लिए बच्चा हमें दे दीजिए। हम इसको बिल्कुल ऐसे करके लेके आए थे, ऐसे करके कि 1 साल गोद दे दीजिए। और उसी का परिणाम है मैडम। अभी ये बेंगलुरु अच्छा लगा, बहुत शानदार लगा और ये ऐसा सरप्राइज है कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए अब तो। तो आपने क्या बताया, इतने साल में 8 साल में कितने बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं? 3000 प्लस। 3000। कभी ये भी होता है कि याद भी नहीं रहते बच्चे जो हमारे अपने सेलेक्ट हो गए और हम पहचानते नहीं, ऐसा भी हुआ कभी आपके साथ? जी, एक्चुअली जब से ये ऑनलाइन का हुआ ना, तब से खासकर, जैसे मैं जहाँ पोस्टेड हूँ तो ट्रेनिंग सेंटर के अंदर एक परंपरा है कि आप अपने ट्रेनर को जो है वो जय हिंद बोलोगे। तो कुछ बच्चे जय हिंद बोलते, समझ में आता है, चलो ठीक है हम ट्रेनर, वो ट्रेनीज हैं। पर कुछ बच्चे बोलते भाई नमस्ते। तो वो जो भाई शब्द आता है ना तो अच्छा लगता है। मैं कहता हूँ कौन भाई? मैं ना आपकी ऑनलाइन क्लास देखती थी, सोनीपत से हूँ। कहाँ से हो? भैया मैं मेवात से हूँ, भैया मैं वहाँ से हूँ। तो आप उसको जानते नहीं और वो लड़की आपके पास आके बोलती है कि मेरे परिवार में मैं पहली लड़की हूँ, घर वालों ने शादी के लिए बोल दिया था और मैंने कहा कि अब एक मौका दे दीजिए। अब घर वाले उनकी शादी के 3-4 साल टाल भी दिया है। सिलेक्ट हो गए? जी, सिलेक्ट हो गई है। क्या बात है। बट अजय जी, क्या होता है ना, जैसे आपने इन बच्चों का संघर्ष बताया, कई बार पढ़ाई काफ़ी नहीं होती इनको, एक तरह से जैसे आपने कहा था कोई सुनने वाला चाहिए, एक मॉरल सपोर्ट, हिम्मत देने वाला। कई बार हालात ख़राब हो जाते होंगे, भाई आपने कहा किसी के पेरेंट्स में किसी को पैरालिसिस हो गई, वो आ नहीं पा रहा, कुछ दिक्कत है, उस समय भी आपको खड़ा रहना पड़ता होगा इन सब बच्चों के साथ? जी मैडम, एक्चुअली जब भाई शब्द यूज कर दिया ना इन्होंने हमारे लिए, तो एक पारिवारिक रिश्ता है। और आज मैं पहली बार, क्योंकि आपको मैं अपना रोल मॉडल मानता हूँ, आपके सामने बोलूँ, 15 साल की मेरी सर्विस है
और 15 साल में जो सेविंग है वो 2.5 लाख रुपए है। अब उससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि कहीं ना कहीं 15 साल में सिर्फ 2.5 लाख ही जमा कर पाया। जबकि पुलिस की छवि बहुत खराब होती है इस मामले में। भारत सरकार सैलरी भी बहुत देती है, ऐसा नहीं कि सैलरी नहीं देती, पर ज़्यादातर हिस्सा मेरी सैलरी का इन्हीं के ऊपर खर्च होता है। ये हर चीज़ शेयर करते हैं। एक छोटा सा बच्चा, एक डिस्कस में करता हूँ, छोटा सा बच्चा था, वो मेरी 15 अगस्त की ड्यूटी थी और 15 अगस्त से 2 दिन पहले 13 अगस्त आता है, उस दिन फुल ड्रेस रिहर्सल होती है। तो हमें लगा दिया गया, सिपाही होल्डर की तो ड्यूटी ऐसी है कि भैया यहाँ मेट्रो स्टेशन है, रोहिणी मेट्रो स्टेशन था, तो यहाँ से है ना नीचे से इनको हटा दीजिए जो है। और एक छोटा सा बच्चा वो बड़े अच्छे शब्द लिख रहा था बैठे बैठे, कभी स्कूल नहीं गया था, तो मैं गया था उनको भगाने के लिए कि चल उठ कर यहाँ से दूर चले जाओ। और उसकी माताजी नहीं थी, पिताजी थे, वो स्मोकर थे, ड्रंकर्ड थे, वो नशा पता करते थे। जब उसके हालात देखी और उसकी राइटिंग देखी, मैं उसको भगा नहीं पाया। मैं उसको स्कूल लेकर गया, प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करी। अब उसके बच्चे की फ़ीस भी हमने दी और आज वो बच्चा 8वीं 9वीं क्लास में हो चुका है। अरे वाह। और उसके पिताजी को हमने याद है कि ई रिक्शा अपनी सैलरी से लेके दी थी कि भैया आप ई रिक्शा चलाइए और जो कमाए उसका कुछ हिस्सा हमें दे दीजिए, जो हमारी, हम आप पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, आपको ये भी थोड़ी जिम्मेदारी हो। तो उसने पैसे तो लौटा दिए, पर अच्छा ये लगा कि आज वो पूरा परिवार अच्छे से रह रहा हाँ है। ठीक से रह रहा है। अच्छा, आपका अपना बचपन कैसा था? गरीबी थी या ठीक थे? मेरे जो दादाजी थे ना मैम, वो आर्मी में थे और ज्वाइंट फैमिली था। गरीबी हम इस सेंस में कह सकते हैं कि दादाजी जो थे ज्वाइंट फैमिली में सबसे बड़े थे और बड़े के हमारे ये चीज़ सिखाया गया कि बड़े के ऊपर जिम्मेदारियां बहुत हैं। वो जो कि कहते कि मिलती है विरासत में जिम्मेदारी मिलेगी, तो वो उन पर जिम्मेदारियां थी। परिवार बड़ा था तो हर चीज़ की थोड़ी सी देखी थी कि हर चीज़ यदि संख्या में ज़्यादा आती तो बांट के खाना था। फिर पिताजी पुलिस में थे तो इतना नहीं था कि जो चीज़ मुंह से निकाली वो मिली, हाँ देर सवेर मिली, नो डाउट है। तो नौकरी भी है, वो बेरोजगारी नहीं देख पाई, 18 साल की एज में लग गए थे नौकरी जो है। तो कुल मिलाकर ठीक था सारा चीज़। तो अभी आपके परिवार की स्थिति ठीक है, क्योंकि आप कह रहे हैं अपनी सैलरी का इतना बड़ा हिस्सा आप यहाँ बच्चों को पढ़ाने में सब में, क्योंकि देखिए खर्चा होता ही है, छोटी छोटी चीज़ें कुछ अरेंज करनी है, कुछ है तो खर्चा तो होता है। बहुत सारे लोग इंसान पूछते हैं हमसे कि कहीं ना कहीं तो लेते होंगे, कुछ ना कुछ तो करते होंगे। अच्छा, पुलिस की नौकरी में करते हैं? हाँ, ये यहाँ पे भी। अच्छा, यहाँ जब लेते पहली हैं बार बच्चों कोई से। सुनता है ना, हाँ। तो यही कहता है कि नहीं वो झूठ बोलते होंगे, कुछ ना कुछ तो ले लिया होगा, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो हम ही कहते हैं भैया ठीक है, आप इन बच्चों से पूछो और हम क्यों एक्सप्लेनेशन दें उस चीज़ की, हमारा मन है हम कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर जब ये बच्चे आते हैं ना, इनसे एक फीस जरूर लेता हूँ। वो फीस है कि यदि खुद कामयाब हो जाओ तो किसी एक गरीब बच्चे का हाथ पकड़ लेना, क्योंकि बागवान बनना बहुत ज़रूरी है। माता पिता तो हर कोई बनता है, आप बागवान भी तो तो बनो। आपके स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो खुद से जब सिलेक्ट हो जाते हैं तो किसी को पढ़ाते हैं? जी, एक्चुअली अभी मैडम 26 से 27 गांव हम में स्क्रीन चली हुई है, यहाँ से ऑनलाइन क्लास होती है, बच्चे वहाँ बैठते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो खुद दिल्ली पुलिस में हैं, जो हमारे स्टूडेंट हैं, अपने गांव में 3-4 बच्चों को ऐसे ग्रुप में बैठा के पढ़ाते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्या बात है। शुरुआत है, एक छोटी सी शुरुआत, अब बड़ी मुहिम में थोड़ा थोड़ा चेंजमेंट होने लग गया। क्या बात है। क्योंकि पैसे वाला तो मुखर्जी नगर चला गया, राजेंद्र नगर चला गया, गरीब कहाँ जाए जो है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यदि उसने पैसे लगा भी दिए तो ये गारंटी नहीं है कि मार्गदर्शन अच्छा होगा। वो तो वही बातें हैं कि आपको तब तक टीचर जानते हैं जब तक आपने फीस नहीं दी है, फीस देने के बाद तो टाटा कर देते हैं वो लोग, सच्चाई है। बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में हाँ, हालात यही है, सपने तो है ना मैडम। अच्छा, ये भी होता है कि कभी उन बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को छोड़ के बच्चे आपके पास आए? हाँ, अभी मुश्किल से 15 दिन पहले इसी क्लास में बच्चे बैठे हैं, 3-4 बच्चे हैं जो बड़े, जो नामी गिरामी इंस्टीट्यूट है मुखर्जी नगर से, और वहाँ पढ़ते थे। और क्योंकि हमारी एक टैग लाइन है, या तो बच्चा जिसको अभाव है या तो वो हो, या फिर पुलिस वाले का या आर्मी पर्सन का हो, क्योंकि पुलिस वालों को हम इसलिए मना नहीं कर पाते, मैं खुद पुलिस में हूँ। और आर्मी पर्सन वो तो महान है जी, उनके सामने तो हम कुछ भी नहीं है, हम उनको बिल्कुल कहते हैं जी आपके लिए तो हम तैयार हैं हर चीज़ में जो है। तो उनके बच्चों को आप पढ़ाते हैं? हाँ, उनके बच्चे भी आते तो हैं। खैर बच्चे तो अब सभी पढ़ ही रहे हैं। अच्छा, मुझे ये भी पता चल रहा है बार बार कि आप बहुत अच्छी आदतें बच्चों को सिखाते हैं, समाज सेवा की भी, दूसरों की केयर करने की, उसके बारे में बताइए थोड़ा। मतलब पढ़ाई के अलावा भी आपके बच्चे, आप अच्छे इंसान तैयार कर रहे हैं। ये बात थी मैम, एक्चुअली हम बच्चों को एक ही बात कहते हैं कि यूपीएससी जैसी संस्था जो है
वो भी ये कहती है कि 2011 के बाद एथिक्स का पेपर उन्होंने ऐड कर दिया। उनका ये मानना है कि एथिकल वैल्यूज खत्म होती चली गई। सही बात है। अब हमने क्या किया, जैसे अभी इसी साल जो है, एक ताज़ा उदाहरण मैं देता हूँ, झड़ौदा में ट्रेनिंग सेंटर में क्या था, फिजिकल के लिए बच्चे आए थे और वो ऑल ओवर इंडिया से आए थे, MP से, उत्तर प्रदेश से, अलग अलग जगह से जो है। अब उनके लिए सर्दी ज़्यादा थी क्योंकि 13 जनवरी से 20 जनवरी तक का फिजिकल था और सर्दी इतनी कि रजाई में भी ठंड लगे। तो मैं वहाँ पोस्टेड हूँ, तो मैंने देखा कि जो वहाँ की पब्लिक है आसपास की, वो इसी अभाव का फ़ायदा उठाती है कि 200 रुपये पर नाइट लेते हैं, हमारे यहाँ रुक जाइए। और जब एक भाई अपनी बहन को लेकर आता है और वो भी अनजान शहर में, रात काटनी बड़ी मुश्किल है। तो यही वो फौज थी जब मैं इनके सामने बोला था कि भाई एक काम करते अच्छा, और हमने उन बच्चों की रुकने की व्यवस्था, मेरे यहाँ से वो 7 किलोमीटर दूर है, रुकने की व्यवस्था, रजाई, शाम का खाना और सुबह चाय बिस्किट और यहाँ से वहाँ तक छोड़ना, सब फ्री ऑफ कॉस्ट सब इन बच्चों ने किया। सब इन बच्चों ने। क्या बात है। हमने बोला कि भैया देखिए, कोई अच्छा काम करने के लिए ना 2 चीज़ों का होना जरूरी है, या तो आपके पास पैसा है, प्लस में सबसे ज़रूरी है मैन पावर। मेरी पावर ये थी। और लड़कियां भी आई, लड़के भी आए, रात को 3 बजे भी आए, और पर डे 1800 बच्चे अपने यहाँ पर स्टे करवाना अलग अलग जगह। क्या बात है। और आज उसका परिणाम बताऊं मैम कि वो बच्चे अलग अलग जगह से कुछ फेल हुए, कुछ पास हुए। ये बच्चे गए थे उत्तर प्रदेश पुलिस का फिजिकल देने, और उन बच्चों ने इनको स्टेशन से उठाया और अपने घर पर रखा। क्या बात है। ये अच्छाई की एक चेंज शुरू हो जाती है ना, तो वो आगे बढ़ती रहती है। अच्छा, एक बात बताइए अजय जी, अब आप दिल्ली पुलिस में हैं, आप अपने आसपास बहुत सारे अपने साथ के लोगों को, सहकर्मियों को भ्रष्टाचार करते भी देखते होंगे, बुरा लगता होगा। इन बच्चों को फिर वो भी सिखाना है कि भाई जब सरकारी नौकरी लगे तो भ्रष्टाचार नहीं करना है, रिश्वत नहीं लेनी है। ये सबसे बड़ी बात है कि आप किसी को जबरदस्ती कोई चीज़ नहीं सिखा पाओगे। हम ये बच्चे जहाँ से उठे हैं ना, जो आए हैं, कुछ को 5 साल हो गए, किसी को 8 साल हो गए पुलिस में गए। इस मामले में मैं लकी हूँ कि मेरे स्टूडेंट जो है वो सच में किसी से कोई लेना देना नहीं है, अपनी नौकरी करनी है, और वो सच में पुलिसिंग कर रहे हैं कि आप उनकी वजह से दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस कहलाती है। और यही सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि उनको पता है कि हम कहाँ से चले और कहाँ पे पहुँच गए। और होता है कभी बड़ा दुख भी होता है कि एक पुलिस वाला पूरी कम्युनिटी को बदनाम भी करता है। बुरा लगता है कि देखो ये इतना कमा रहा है, हम नहीं कमा रहे। नहीं, कमाने का तो एक चीज़ में कमाया, मैं कहता हूँ उस मामले में मैंने उनसे ज़्यादा कमाया। इंसान के मामले में ये इतना कमाया कि बस पूछो मत, कि पता नहीं चलता। हमने सुना था सिर्फ महाभारत के समय कि जो गांधारी जी थी उनके पुत्र 100 थे, और हमारे भाई जो है बहुत सारे। तो ये सारी चीजें थी। अच्छा, एक चीज बताइए, जब घर का एक व्यक्ति बहुत ज्यादा समाज सेवा में लग जाता है, अपना समय भी उधर दे देता है, पैसे भी उधर, सब कुछ मतलब, तो कई बार घर वाले बड़े दुखी होते हैं कि ये तो हमारे लिए वक्त था, ये तो हमें मेला घूमने जाना था, हम नहीं जा पा रहे, ये तुमने पैसे भी वहाँ खर्च कर दिए, ये तो मुझे तो नई साड़ी लेनी थी। तो आपके घर में शिकायतें होती हैं? मैम, ये मानव की प्रवृत्ति होती है। मैं ये कहूँ नहीं होती, वो तो गलत है। और मैं तो कहता हूँ कि अब धीरे धीरे कम होने लगी, क्योंकि शायद उन्होंने भी अडोप्ट कर लिया इन चीज़ों को। क्योंकि अडोप्ट इसलिए कर लिया कि जब समाज के अंदर वो लोग भी जाते हैं ना, तो समाज उनको जिस दृष्टि से देखता है तो उनको भी अच्छा लगता है। हाँ, होता है कि कई बार हो सकता है कि मेरे बच्चे मेरे को ये बात बोल दे कि पापा वहाँ जाना था, घूमने जाना है, और मैं इनको ये कह दें चल कोई नहीं अगले साल चलेंगे। कारण है, इनको ये तो नहीं बताता कि पैसा नहीं है, उनको यही बताता कि अभी हमें वो नहीं मिली है, सरकारी छूट नहीं मिलती, या जो भी बहाना बनाना है, छोटे बच्चे समझ जाते हैं। पर सेक्रीफाइस तो है मैडम, परिवार का भी है, नो डाउट है। क्योंकि जब ये काम में लगे होते तब मैं सोता हूँ। सुबह जैसे ये काम करते हैं तो मैं सोता रहता हूँ, ये मेरे को जगाते नहीं है। और इतना काफ़ी होता है इन चीज़ों में लेके कि ना कोई जिम्मेदारी देते, ना कोई काम की बोलते। तो मैं कह सकता हूँ कि ये हिडन हीरो है मेरे पीछे जो है। क्या बात है। आपको एक मैसेज और सुनवाएं? जी। आप सभी को नमस्कार। मैं मिसेस प्रीति अजय ग्रेवाल। हमारी शादी मार्च 2011 में हुई थी। शादी के समय इनका रुझान रेसलिंग की तरफ था। ये दिल्ली पुलिस में कार्यरत थे। फिर धीरे धीरे इनका इंटरेस्ट सिविल सर्विस की नौकरी की तरफ हुआ और इन्होंने दिन रात एक करके पढ़ाई करनी चालू की। पहली बार मेंस में रहने के बाद इन्हें
एहसास हुआ कि न जाने ऐसे कितने ही बच्चे होंगे जो सही गाइडेंस ना मिलने की वजह से सफल नहीं हो पाते, और फिर इन्होंने बच्चों को पढ़ाने का निश्चय किया। मैंने और मेरे परिवार ने हर कदम पर इनका साथ दिया, जिसके परिणाम स्वरूप आज न जाने कितने ही बच्चे सफल हुए और न जाने कितने ही बच्चे सफल होने की कगार पर है। ये आपने बड़ा अच्छा सरप्राइज दिया। एक्चुअली कहते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कई बार कि इनका जो हक है वो कहीं ना कहीं हमने ख़त्म भी कर दिया। आप लोग का अफसोस होता है कभी? अफसोस तो नहीं कह सकते, परंतु एक मन में आता है कि इनका जो समय कहीं ना कहीं हमने दूसरी जगह दिया, पर वो चीज़ की भरपाई हो जाती है बाद में कि जब बच्चे सिलेक्ट होके आते तो इनको भी कहीं ना कहीं दुआएं मिलती हैं। सही बात है। तो ज़्यादातर आपके बच्चे पुलिस की नौकरियों में क्लियर कर रहे हैं, कहाँ सिलेक्ट हो रहे हैं ज़्यादा? ये ज़्यादातर एक्चुअली क्या है मैम, हमारे जो नॉर्थ इंडिया में है तो बच्चे ना ज़्यादातर पसंद करते हैं आर्मी और पुलिस की। रीज़न क्या है, ग्रामीण अंचल के बच्चे और बल्क में वैकेंसी आती है, 5,000 आई, 4,000 आई। इसके अलावा हमारे बच्चे कुछ टीजीटी भी है, अच्छा, पीजीटी टीचर्स में भी हैं, पीआरटी टीचर्स भी हैं, केवी में गए, साथ में डीएसएसबी में भी गए, और कुछ बच्चे जो ऐसे भी हैं जो पीसीएस वगैरह में भी गए। ओह अच्छा। हाँ, अरे एक वाह। लड़की थी वो हमारे पास ही पढ़ती थी, अब फिलहाल वो डीएम है, एसडीएम की पोस्ट पर है, सॉरी। अरे वाह। और कहाँ? अभी वो बरसाना के पास जो है, अच्छा। तो शुरुआत हो चुकी है। और जब एक बच्ची वहां तक जा सकती है तो उनको देखकर इन्होंने भी तैयारी शुरू करी है। तो पुराने स्टूडेंट्स टच में रहते हैं, आते रहते हैं मिलने कभी? हाँ बिल्कुल, वो लोग आते हैं और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं, क्योंकि कभी ऐसा भी होता है कि ड्यूटी है, अरेंजमेंट आया है, कोई लैंड ऑर्डर का इशू है, वहाँ पे भी जाना है। तो प्लस बात ये है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो मैं नहीं होता तो वो खुद टीचर बन जाते हैं। अरे वाह। सबसे अच्छी बात ये है, जैसे अभी संजय का आपने दिखाया था, वो लड़का है, वो आता छुट्टी घर बाद में जाता है, पहले यहाँ आता है और 2-2.5 घंटे बच्चों के साथ बैठता है, अपने एक्सपीरियंस शेयर करता है कि भैया हम भी घर वालों से पैसे मांगते थे, अब यहाँ पहुँच गए हैं। तो अच्छा लगता है कि अटैचमेंट है और ये निरंतर बढ़ती जा रही है, तो एक दबाव भी है कि इस मुहिम को जिंदा भी रखना है। तो अग्निवीर में भी गए क्या आपके बच्चे को? हाँ, अभी 2 दिन पहले ही एक लड़के की ज्वाइनिंग आई है जो कि 26 तारीख को जाएगा। अभी पिताजी उनके एचएनजी में है, एचएनजी यहाँ पे एक फैक्ट्री है, ग्लास फैक्ट्री जो है, गार्ड की नौकरी है और उनके खानदान में पहली नौकरी है। तो अग्निवीर के लिए ये युवा बच्चे, ये लोग क्या सोचते हैं बच्चे? अच्छी है चीज? इसके ऊपर इतना बहस हुई देश भर में। जी एक्चुअली मैडम क्या है कि हम कहते हैं बेगर्स कैन नॉट बी चूजर, सरकार अपना पक्ष रखती है और हम कहते हैं कि आप करिए, क्या पता जो सरकार छूट देगी, क्या पता आप उसी में शामिल हो जाओ। सोचने के लिए इतना कुछ होता नहीं है मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के पास, उनके पास तो यही है। धीरे धीरे गवर्नमेंट जॉब वैसे भी धीरे धीरे कम आने लग रही है अब तो, और यदि आप इसमें भी कुछ अच्छा नहीं कर पाए तो वही बात है, फिर कहाँ जाएंगे, फिर मजबूरी है। ये अपने व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि 6:30 बज रहा है और हमारे पीछे जितने सारे बच्चे बैठे हैं, अब इनकी क्लास शुरू होगी और ये रात भर पढ़ेंगे। लड़कियां जो है वो 10:30 बजे घर चली जाएंगी, लेकिन लड़के सुबह 3-3:30 बजे तक पढ़ेंगे। मतलब बाकी दाद देनी होगी आपकी हिम्मत की भी और इन बच्चों की हिम्मत की भी। लेकिन अजय जी, अभी कड़ाके की सर्दी आएगी या गर्मी जब है, बरसात है, कैसे कैसे पढ़ते हैं लोग? ये बात मैं आपको बताऊं कि देखिए, और दिल्ली की सर्द रात ये बच्चे हैं और ये सच्चाई है। हमारे पास जो मैंने बोला ना कि संसाधन थोड़े से कम है, जो रूम है, रूम के अंदर 25-30 बच्चे ही बैठ पाते हैं। 12 साल हो चुके हमें पढ़ाते, हम कभी रूम में बैठ के नहीं पढ़े आज तक। कड़ाके की सर्दी में भी खुले आसमान के नीचे रहते, चाहे वो धुंध हो, चाहे, हाँ दिक्कतें होती है मैं बारिश के समय पे, क्योंकि उसकी मजबूरी है, और नहीं तो चाहे कितनी भी गर्मी हो। तो यहाँ क्या आप लोग मतलब हीटर अलाव कुछ जलाते हैं? नहीं, कुछ नहीं, ऐसे बैठते हैं, ऐसे ही बैठते हैं। आज तो जनवरी 1 जनवरी से लेकर कोई भी जनवरी फरवरी कुछ भी हो, और ये पढ़ते भी, ये कहते सर्दी लगती भी नहीं है, सच्चाई को बीमार भी नहीं होता। रीजन बहुत सारे हैं ना, क्योंकि सपनों की आग बहुत कुछ कहती है मैडम। सपने माँ के है, सपने बाप के है, और यदि सर्दी लगने लग गई तो कैसे पूरा होगा। लड़ाई उनसे है जो महंगी कोचिंग में जाएंगे, लड़ाई उनसे है जिनके पास संसाधन है, वो ऑलरेडी हमसे आगे है ना, उनको पीछे छोड़ना है तो उनसे तेज दौड़ना होगा। और यही है
हमें प्रकृति से प्यार हो चुका है, प्रकृति इन पर मेहरबान रहती है। जो गर्मी है, गर्मी में भी ऐसा ही है। और जैसे अब जो मौसम है, इस मौसम में थोड़े से ना मच्छर ज़्यादा आ चुके हैं, कीड़े होते हैं। हाँ कीड़े होते हैं, उसमें भी ये बैठे रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, चलता रहता है। वाकई आपने बहुत बड़ी बात कही कि लड़ाई तो उनसे है जिनके पास संसाधन है, उनसे कॉम्पीट करना है इन्हें। उनसे लड़ाई करके देखिए, और लड़ाई भी नहीं, मतलब कंपटीशन है, प्रतियोगिता है। मैं पॉजिटिव वे में कह रहा हूँ कि नेक टू नेक कंपटीशन है। अब जो बच्चे एसी वाले कमरे में बैठे हैं, मैं इनको एक ही बात बोलता हूँ कि बेटा, कि जीवन में यदि आप सूखे पर चर्चा करोगे तो आपने खेत में जाना पड़ेगा, आपने धूप में खड़ा होने का, तभी व्यूज आएंगे निकल के। सूखे पर चर्चा करनी है, बिस्लेरी की बोतल आपने हाथ ले ली और एसी चला हुआ, कैसे कर पाओगे, कैसे व्यूज निकालोगे अपने अंदर से जो है। तो ये लोग सच में, आप ये अभी कोई 6th क्लास में, एक दो लड़कियां छोटी छोटी, उनके पिताजी कोई काम नहीं, आटा चक्की लगा रखी है, 6th क्लास में, सरकारी स्कूल में पढ़ती है। और उनको देखोगे ना, आप ज़मीन पर बैठती हैं, आप उनसे पूछो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल कितने हैं, अमेंडमेंट जो है वो कितने हैं, कौन सी किताबें पढ़नी होती है, वो रैंडमली स्पेक्ट्रम, मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम है, वो उनको याद है, क्योंकि वो डेली कहानी सुनते हैं बैठ के यहाँ पर। और अच्छी बात है, कोई ना कोई तो होगा। अजय तो नहीं लिया, अजय के किस्मत में नहीं थी वो बत्ती वाली गाड़ी जो है, इनकी किस्मत में पक्की है। आप खुद रेसलर क्यों नहीं बने? रेसलिंग का बैकग्राउंड है आपका। एक्चुअली मेरे पिताजी रेसलिंग से जुड़े हुए थे, आज भी वो कोच साहब के नाम से उनको जाना जाता है। अच्छा। तो रेसलिंग बचपन से ही थी। पिताजी ने कभी पढ़ाई के बाबत नहीं डांटा हमें, कभी भी नहीं। रेसलिंग के बारे में पिटाई खूब करी। रेसलिंग जैसे दंगल वगैरह में गए, कोई कुश्ती या कुछ भी होता तो गुस्सा करते। अच्छा, मना करते थे कि मत जाओ? नहीं, इसलिए कि कुश्ती हार के क्यों आए हो। अच्छा, हार के क्यों आए हो। और रेसलिंग के रिगार्डिंग उनका जो के प्रति उनका जो समर्पण था वो ज़बरदस्त था। और उसी की बदौलत है कि हम नेशनल में सिल्वर मेडल भी लेके आए 18 साल की एज से पहले। और दिल्ली अच्छा, पुलिस, आप सिल्वर लेकर आए नेशनल में? नेशनल में। और दिल्ली पुलिस ज्वाइन करने के बाद भी ऑल इंडिया पुलिस मीट में भी पार्टिसिपेट किया, सारी चीज़ हुई, पर फाइनली वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। और मेरे पिताजी से कभी कोई भी पूछता है ना कि आपने अपने जीवन में कौन सी गलती करी, तो वो हमेशा कहते हैं कि मैंने अजय की रेसलिंग छुटवा के मेरी सबसे बड़ी गलती थी। क्योंकि रेसलिंग की तरफ आज भी इतना समर्पण है। इन बच्चों को पता है कि ट्यूसडे को मैं फास्ट रखता हूँ कि अजय भाई एक ही जगह जाके, उसका एक ही मंदिर है सामने अखाड़ा, आज भी उसी मिट्टी में, अब वो भी जो भी लगाते हैं पूजा करते हैं वही है। आज भी इतना पढ़ने के बाद भी हम कहते हैं जी यही है जो कुछ है, उसी के प्रति है। तो अजय जी रेसलर बन सकते थे, बहुत अच्छे बन सकते थे, नहीं बन पाए। यूपीएससी के लिए बहुत मेहनत की, मेंस क्लियर किया, इंटरव्यू तक पहुँचे, नहीं हो पाया। कई बार ऐसे लोग ना बहुत नेगेटिव हो जाते हैं कि अरे ना ऊपर वाला है, सब बेकार है, बहुत बिटर हो जाते हैं। आप इतने पॉजिटिव कैसे रह पाते हैं? और आप तो हज़ारों बच्चों की ज़िंदगियाँ बदल रहे हैं। ये वही हो पाया मैडम कि मैंने बताया कि इन बच्चों से का जो सिलेक्शन आया, अपने जीवन को लेकर शिकायत नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं है। मेरे को तो उम्मीद से ज़्यादा मिल गया। और मैं आज आपके सामने बैठा हूँ, मेरा सपना था। आपने मेरी बारे में सारी चीज़ बताई। मैं एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूँ। आपका भी एक सपना था 1996 में अमिताभ बच्चन से मिलने का, और जो 2004 में कंप्लीट हुआ, 8 साल के बाद। मैंने कल ही इनको बोला था कि ये 8 साल का जो है ना, ये बड़ा ज़बरदस्त है। मेरा सपना था 2016 में आपके शो जिंदगी लाई में आने का। ये था कि मैं यदि अधिकारी बनूंगा ना, तो आईएएस बनने की खुशी नहीं होगी, खुशी होगी उस शो में बैठूंगा जहां गोविंद जायसवाल जी बैठे हैं। क्या बात है। और आज ठीक 8 साल बाद हम आपके यहाँ आ गए। तो जिंदगी से शिकायत नहीं है, क्योंकि बहुत कुछ भगवान ने दिया। और जो सोचा भी नहीं था कभी आपके सामने बैठने का, आज वो भी सपना पूरा है। अब और क्या सपने बचे हैं? अभी कुछ नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? बस यही है कि लगे ही रहो। इतना जरूर बोलता हूँ कि समय से पहले बोलना घमंड है। एक हमारी कलीग थी, उन्होंने मेरे को बोल दिया कि अजय यदि तेरा सिलेक्शन फाइनली नहीं हो पाया तो दुख तो होगा। तो मैंने एक बात बोली थी कि यदि मैं आईएएस बढ़ा तो डीएम लगूंगा, और यदि नहीं बढ़ पाया तो हमारे हरियाणा में कहावत है, क्या तू डीसी लाग रहा है, हरियाणवी भाषा में। तो मैं उस दिन जरूर कहूँगा मैं डीसी तो नहीं बढ़ पाया, पर डीसी का बाप जरूर बनूंगा, ये गारंटी है। तो मेरी जनरेशन पक्की है। क्या बात। क्योंकि वो अभी से देख रही है इन चीज़ों को जो है।
अच्छा, कभी आप किसी से डोनेशन मांगना, जैसे आप कह रहे हैं अब इतने कम संसाधनों में बच्चे पढ़ रहे हैं, भाई अच्छा लगे कि सर्दियां हैं तो बच्चों को हीटर मिल जाए कम से कम, तो आप कोई सुविधा किसी से मांगते नहीं, पैसे नहीं मांगते लोगों से कि भाई थोड़ा डोनेशन दे दो? उसका एक रीज़न है, उनका रीज़न ये लोग हैं, ये सीधी सी एक बात बोलते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने हमें बोला कि आप सर्दी है और आप हमारे यहाँ पर पढ़ाइए जो है, उन्होंने हमें जगह दे दी। इन्होंने कहा कि भैया ऐसा है, हम अपने घर में बैठ के पढ़ेंगे, हम किसी दूसरे के, हम सर्दी में पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और सच्चाई, इन लोगों ने कभी मेरे से शिकायत की ही नहीं है कि मेरे को सर्दी है, ये नहीं। ये कहते थे भाई इतना ही काफ़ी है कि आप रात भर हमारे साथ जागते हो। और जो सपना, रियलिटी बात है मैम कि मैं इनको एक ही बात बोलता हूँ कि मेरा तो हो नहीं पाया, मैं तो एज में वापस जा नहीं पाऊँगा, एक जन्म इंतज़ार करना होगा कब अगला जन्म होगा, फिर मैं यूपीएससी देखूँगा। आप लोगों ने कर दिया तो मेरा सपना पूरा है। तो संसाधन जहाँ तक मैं मानता हूँ कि इतने आड़े नहीं आते हैं। तो कभी किसी से हेल्प या डोनेशन वोनेशन कुछ भी नहीं लेते हैं आप लोग? अजय जी, मैं आपसे बहुत देर तक और लंबी बातचीत कर सकती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि बच्चों की पढ़ाई का समय मैं ख़राब कर रही हूँ इस समय, और मैं बिल्कुल नहीं करना चाहूँगी जो बच्चे इतनी शिद्दत से रात भर बैठते हैं। लेकिन बस इतना सा कि चलते चलते अगर आप हमारे सारे व्यूअर्स से कुछ कहना चाहें तो आप क्या कहेंगे? जी, पहले तो पूरी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस मंच के माध्यम से उन्होंने हमें कुछ बोलने का मौका दिया। बस मैं तो एक ही बात कहूँगा, यदि आपके पास यदि कुछ चीज़ है देने की तो विद्या से बड़ा दान नहीं है। मानते हैं, एक लाइन में बार बार कह रहा हूँ कि बेगर्स कैन नॉट बी चूजर। कई बार हम देखते हैं लोगों के बीच, अगर उनके पास पैसा है, वो टीचर्स के लिए भी कह रहा हूँ कि बहुत सारा पैसा है, उनमें होड़ है गाड़ियाँ बड़ी बड़ी लेने की, तो एक स्टेज के बाद उस भूख को ख़त्म करिए और किसी की मदद करिए। आप अपने बच्चों के साथ किसी गरीब बच्चे को भी पढ़ाइए, पैसे से मदद ना कर पाए तो विद्या से ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि इसमें 3 जनरेशन उनकी, माता पिता की और आने वाली 3 पीढ़ियाँ का जहाँ पे सुधार होगा, वो बहुत पुण्य का काम है। क्या बात है। हम तो ये चाहेंगे अजय जी, आप लेते नहीं हैं, लेकिन मैं चाहूँगी मेरे कुछ व्यूअर्स शायद आगे आएँ और आपके इन बच्चों की मदद के लिए कुछ एक कदम उठाने की कोशिश करें, और हम उम्मीद करेंगे कि आप तब इनकार नहीं करेंगे अगर कोई मदद के लिए आगे आएगा। उसके बारे में तो मैंने बताया कि मैं धर्म संकट में हो गया पर देखिए जो भी है, मैंने जब यही बोला ना कि आप लोग खुद पर्सनल कर लीजिए, पढ़ाइए, जो भी है, यदि हमें ज़रूरत होगी हम आपको ज़रूर याद करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी हमसे बात करने के लिए, बहुत अच्छा लगा, बहुत इंस्पायर्ड फील करके यहाँ से जा रही हूँ मैं। मैम हमें भी। और कुछ छोटे छोटे तोहफे हमारी तरफ से आपके लिए हैं। अपने सपने दूजी आंखों में जिनको दिखते हैं, आने वाले कल के वो ही भाग्य लेख लिखते हैं। जीवन पथ में लिखी हार को जीत ही जो पढ़ते हैं, बनकर वो चाणक्य सदा ही चंद्रगुप्त गढ़ते हैं। सच्चे साधक सपनों का व्यापार नहीं करते हैं। हम भी आपके लिए ना कुछ लेके आए आपकी टीम के लिए, ये हमारे बच्चों की तरफ से है। पुल के दोनों पैर नदी को पार नहीं करते हैं। पुल के दोनों पैर नदी को पार अगर कर जाएंगे, लाखों लोग कहो कैसे उस घाट उतर पाएंगे। जिस मन में कल की कुंठा न आज का भय होता है, ऐसी हिम्मत रखने वाला सदा अजय होता है।